हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। और इसका हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि बेसिकली 2 स्लाइड रह गई है, ये और ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो ये बहुत कम टॉपिक रह गए हैं, मैक्सिमम टॉपिक वहां पर मैं क्लियर करवा चुका हूँ। ओके, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर देख भी लिया है तो पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बता दिया तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, नहीं तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देखना, देख कर आना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि जितने भी उत्पादन के कारक हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक कौन सा है। ये पहला क्वेश्चन है। सबका क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जिसका सही होगा मैं पिन कर दूंगा और हर्ट भी दे दूंगा उसको। सेकंड क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारा भौतिक पूंजी है ना, ठीक है, भौतिक पूंजी है वो कितने प्रकार की होती है और उसके नाम बताओ। तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि पालमपुर गांव के अंदर टोटल कितनी फैमिली रहती है और उसमें से कितनी फैमिली जो है वो उच्च वर्ग की है। ठीक है, और कितनी फैमिली जो है वो हमारे निम्न जाति की है या अपने अनुसूचित जाति की, जिनको दलित बोला जाता है, उनकी है। या आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ना। चलो, अगर आंसर सही बताया आपने तभी आप ऑब्वियसली बात है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो आप बता ही दोगे, और अगर नहीं आता होगा तो वीडियो को पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना वीडियो का। ठीक है, अच्छा एक बात है ना, मैं फर्स्ट पार्ट में बताना भूल गया था यार। ये देखो, टेलीग्राम चैनल तो पहले आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर अभी तक आपने अपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना 9th क्लास का, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और बाकी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल है ना, जैसे मेरा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल, ये मेरा मेन पॉइंट गेमिंग जो है वो गेमिंग चैनल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है मेन पॉइंट टेक। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है ये। ठीक है, बेसिकली इस चैनल पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट के अर्न करने के अलग अलग तरीके, वेबसाइट से कैसे अर्न कर सकते हो आप। ठीक है, और आप जो है वो एनिमेशन कैसे बना सकते हो, है ना, यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। ओके, फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है ना सिर्फ 40 वीडियो हैं और 12,700 ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको देखो, सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना मैटर नहीं करता, बट इस चैनल का फ़ायदा ज़रूर उठाना, क्योंकि आप ही के लिए बनाया है। ठीक है, चलो अब आगे अब बढ़ते हैं हम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक है, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। सर ये कैसा टॉपिक है, मैं समझाता हूँ ये टॉपिक क्या है। अभी है ना, अगर आपको याद होगा तो लास्ट पार्ट में ना हमें ये वाला टॉपिक करा था, जिसका मतलब है हमने ये देखा था इसके अंदर, क्या सेम लैंड पे क्या हम एक मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी एक लैंड पे अगर 100 किलो उत्पादन होता है तो क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा था कि हाँ हम बढ़ा सकते हैं इसको, 300-400 किलो भी कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिससे एक साल में एक से ज़्यादा बार खेती करके, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के बीजों का उपयोग करके, कीटनाशकों का और उर्वरकों का प्रयोग करके, और सिंचाई के अन्य साधनों का उपयोग करके हम बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया जो है वो उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। बट इससे दिक्कत भी आती है। ठीक है, इस अब हमने ना, ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग नहीं किया, हमने किया है। बहुत बड़े लेवल पे हमने एक टाइम पे यही चीज़ें करी है जो मैंने आपको बताई थी, है ना। जैसे कि हमने बहुत बड़े लेवल पे जो है वो कीटनाशकों का प्रयोग किया था, सिंचाई की अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, बट एक्चुअल में उसका फायदा तो हुआ बट कुछ नुकसान भी हुए। पता है ये चीज़ हमने कब करी थी, मैं आपको बताता हूँ। ये करी थी हमने 1960 के दशक में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना। तो हमारी ना स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारा जो खेती का जो प्रोडक्शन होता था ना, उत्पादन होता था, वो बहुत कम होता था। सरकार ने सोचा यार इस खेती के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, और सरकार ने सोचा कि कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने भी यही तकनीक अपनाई। उर्वरकों वगैरह का प्रयोग करना शुरू किया, केमिकल वगैरह का प्रयोग करना शुरू किया, इन सब का उपयोग वगैरह करना शुरू किया खेतों में। और फार्मर को बोला कि आप इसका प्रयोग करो और ज़्यादा चावल और गेहूं जो है वो उसका उत्पादन करो। 1960 की बात है, 1960 के दशक की बात है ये। ओके, और इसी चीज को कहा जाने लगा हरित क्रांति। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हरित क्रांति किसे कहा जाता है, तो 1960 के दशक में भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, और ये क्यों हुई थी, क्योंकि हमने बढ़िया जो है वो क्वालिटी के उर्वरक वगैरह का प्रयोग किया था, है ना, कीटनाशकों का वगैरह का प्रयोग किया था, जो उच्च उपज वाले किस्म के बीजों का उपयोग किया था, इन सब का प्रयोग किया था। बट एक्चुअल में इससे हमें नुकसान भी हुआ। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसी वजह से हमें इसके उपयोग में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट यह बताती है कि आधुनिक कृषि
विधियों के कारण प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। हरित क्रांति को भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण माना जाता है। यानी हरित क्रांति से उस समय तो 1960 के दशक में तो बहुत फायदा हुआ, गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, बट एंड में हमें पता चला यार जमीन खराब हो गई। ठीक है, तो हरित क्रांति से भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण माना जाता है, क्योंकि हरित क्रांति में हमने बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया था। यानी 1960 के दशक में जब हमने बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करके अपना गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा तो लिया था उस समय, बट हमें उस समय पता नहीं था कि अगर हम इस रसायन वगैरह का, केमिकल वगैरह का उपयोग करते ही रहेंगे ना, तो उससे हमारी ज़मीन खराब हो सकती है, और यही हुआ। ठीक है, कुछ फायदा भी हुआ हरित क्रांति से। पहले तो देखो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बेसिकली हरित क्रांति में हमने क्या क्या किया, किन किन चीज़ों का उपयोग करा, फिर हम ये देखेंगे कि हरित क्रांति से फायदा क्या है और हरित क्रांति से नुकसान क्या हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 5 नंबर का आता है। देखो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज हरित क्रांति की विशेषता। ठीक है, उच्च उपज किस्म के बीजों का उपयोग। बेसिकली हमने हरित क्रांति में उच्च क्वालिटी के बीजों का प्रयोग किया था, कृषि मशीनरी का उपयोग किया था, आधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग किया था, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग किया था, है ना। और उच्च किस्म के, आप ये भी लिख सकते हो, उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया था। ठीक है, डोंट वरी, जब मैं नोट्स वेबसाइट वगैरह पर डालूंगा ना, तो ये वाला पॉइंट भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, इन सब का उपयोग किया था। अब इससे पहले तो हम फायदे देख लेते हैं कि इससे फायदा क्या हुआ। फायदा क्या हुआ, पहले तो कृषि का उत्पादन बढ़ा। और कौन कौन सी फसलों का उत्पादन बढ़ा, चावल का और गेहूं का। आपको एग्जाम में ना थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है, अगर टीचर थोड़ा टफ क्वेश्चन दे, आपसे ये भी पूछ सकती है कि ये बताओ कि हरित क्रांति में किन दो फसलों का उत्पादन बढ़ा, तो चावल का और गेहूं का। ठीक है, अच्छा चावल और गेहूं का ही क्यों बढ़ा, क्योंकि जो सरकार है उसने फार्मर को यही बोला कि आप चावल और गेहूं का प्रोडक्शन इंक्रीज करो, क्योंकि यही दो चीज़ें जो इंडिया में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। या तो चावल की रोटियां खाई जाती है, चावल मतलब सॉरी गेहूं की रोटियां यानी आटे की रोटियां खाई जाती है, या चावल खाए जाते हैं। तो इस पे के उत्पादन पे आप ध्यान दो, और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े। अब जो फार्मर है, अब फार्मर के पहले जो किसान है उनके खेतों पे पहले 100 किलो अनाज उगता था, अब 300 किलो अनाज हुआ, तो उसने 2-3 लोगों को अपने खेत पे बुला लिया कि आ जाओ काम कर लो हमारे खेत पे। तो इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े। जो पहले लोग जो थे वो ऐसे घर पे बैठे थे, तो उनको दूसरे लोगों ने हायर कर लिया खेतों में। तीसरा है कृषि और उद्योग के बीच संबंध मजबूत हुआ। इसका क्या मतलब है, पहले किसान क्या करता था कि सिर्फ मान लो 50 किलो अनाज उगा रहा है, तो उसके घर में ही लोग खा लेते थे, है ना। बट अब है ना, वो 300 किलो अनाज उगाता था, तो उसमें से 50 किलो घर के लिए रख लेता था, और बाकी 250 किलो वो क्या करता था, उद्योग में बेच देता था, यहाँ लोगों के पास बेच देता था। तो इससे कृषि और उद्योग के बीच में संबंध मजबूत हुए। और साथ में किसान को बाजारों का उन्मुख बनना, ये क्या आएगा, किसान का बाजार उन्मुख बनना। इसका मतलब वो बाजार ओरिएंटेड हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, अब वो अपनी चीजें बाजारों में भी बेचने लग गया था। ठीक है, फायदा क्या हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ा, हमारा गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक है, और कृषि और उद्योग के बीच में संबंध जो है वो मजबूत बने, और जो हमारा किसान है वो अपनी फसल जो है वो अब बाजारों में भी बेचने लग गया था। अच्छा, इसके नुकसान भी सुन लो। ठीक है, नुकसान क्या है, पहला नुकसान तो इसका हरित क्रांति का ये हुआ कि मिट्टी की उर्वरकता घटने लगी। इसका मतलब मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग टर्म में मिट्टी जो है वो खराब हो गई, क्वालिटी खराब हो गई मिट्टी की। ठीक है, मतलब अब तो 10 किलो अनाज भी नहीं उगा पा रहे उस मिट्टी पे हम, ये दिक्कत आ गई। दूसरा, भूजल का स्तर घटने लगा। अब हमने ना हरित क्रांति में बहुत ही बढ़िया टाइप के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिंचाई वगैरह करी, तो पानी जमीन से निकाला गया। अब इतना पानी का उपयोग किया हमने उस समय, क्या बना, जमीन के नीचे पानी और नीचे चला गया। ठीक है, तो ये भूजल का स्तर घटने लगा, क्योंकि देखो अब पंप वगैरह से पानी निकालोगे तो जमीन से ही तो निकालोगे, तो जमीन का पानी और नीचे चला गया, है ना। चलो, तीसरा है क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा हरित क्रांति है ना, उसका प्रभाव हमें सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही देखने के लिए मिला, और यूपी के कुछ एरिया में देखने के लिए मिला। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अपना छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब के एरिया में अभी भी, यानी जो बिहार वगैरह, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड वगैरह हो गया, इन सब एरिया में आज उस समय भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब वहाँ पर यह हरित क्रांति का फ़ायदा नहीं हो पाया, वहाँ पर किसानों को इसका लाभ नहीं हो पाया। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो सर, हमें हरित क्रांति के बारे में तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे किसान है ना पालमपुर गांव में, सर वो खेती के लिए पैसे कहाँ से लाते थे? आपने तो चैप्टर की स्टार्टिंग इससे करी थी कि हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि छोटे किसान जो है वो कृषि के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं और बड़े किसान कैसे लेकर आते हैं। देखो, जो हमारे छोटे किसान है ना, वो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनसे उधार पे ले लेते हैं, या जो साहूकार होते हैं ना, साहूकार, साहूकार आपको पता है ना, जो अमीर इंसान होते हैं गांव के अंदर, उनसे पैसे उधार ले लेते हैं हमारे छोटे किसान। और जो बड़े किसान होते हैं, बड़े किसान क्या होते हैं, छोटे किसान के विपरीत जो मझौले यानी बीच वाले जो मतलब होते हैं, जो थोड़े बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं है बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, जो मझले किसान होते हैं। ओके, और साथ ही में जो हमारे बड़े किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास पहले से ही अपनी बचत होती है, यानी वो पैसे ही उनके पास सेव करे हुए होते हैं, वो इतने अमीर होते हैं कि पहले उनके पास पैसे होते हैं, उनको उधार नहीं मांगने पड़ते या बैंक से लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता, तो ये अपने पैसों का जुगाड़ ऐसे करते हैं। क्लियर हो गई ना बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ना? चलो अब आते हैं जी लास्ट टॉपिक पे। लास्ट है हमारा जी पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती। ठीक है, पारंपरिक खेती क्या होती है? घर के सदस्यों की मदद लेकर। अब पारंपरिक खेती जो पुराने समय में करी जाती थी, इसमें क्या होता था, खेत पे घर घर की फैमिली के लोग और खुद ही मतलब काम करते थे, किसी और को हायर नहीं करते थे, तो उसको कहते थे हम पारंपरिक खेती, यानी इसमें घर के सदस्यों की मदद से खेती की जाती थी। आधुनिक खेती में क्या होता है, दूसरे यानी लोगों को हायर किया जाता है, बाकी जो मजदूर वगैरह होता है खेती करने के लिए उनको रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पारंपरिक खेती में सामान्य बीजों का उपयोग किया जाता है। उप सामान्य बीज यानी नॉर्मल बीज, जिनसे उत्पादन नॉर्मली होता है। और आधुनिक खेती में क्या होता है, बढ़िया क्वालिटी उच्च किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक खेती में क्या होता है, खाद का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आधुनिक खेती में क्या होता है, रासायनिक यानी केमिकल वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ओके, और सबसे एंड में वह कृषि जो केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए की जाती है, यानी ताकि बेसिकली ऐसी खेती जिसमें अपने परिवार का पेट भर सके, उस खेती को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम गहन कृषि। ठीक है, गहन कृषि कहते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, एक एक टॉपिक मैंने समझाया है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे एंड में आप टॉपिक देखोगे ना, आपको डेयरी फार्मिंग का मिलेगा, गैर कृषि क्रियाएं, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, गैर कृषि क्रियाएं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर। तो आपको सारे के सारे टॉपिक जो है वो नोट्स में मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो नोट्स डाउनलोड करने में, वेबसाइट से कोई प्रॉब्लम आए, या टेलीग्राम, वैसे तो मैं टेलीग्राम पे नोट्स डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली पीडीएफ वगैरह में पीडीएफ ही मिलेगी वेबसाइट पे भी आपको। आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना, जैसे मैंने बोला वेबसाइट वगैरह पे आप जाकर नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ऐड वगैरह मिलेगी तो क्लिक कर देना, या हमारे अलग अलग चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हो उनको। और फीस भरना मत भूलना चैनल की, पता है ना आपको, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ये सबसे बड़ी फीस होगी। और जो बच्चे आपको लगता है कि यार हमारी क्लास के और भी बच्चे हैं जिनको सर ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको भी शेयर कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।